तो आज का चैप्टर है मेगा रिवीजन ऑफ IRWM चैप्टर 2, जिसमें कि प्लानिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर अदर देन ब्रिजेज एंड हैंडिंग ओवर कमीशन असेट बाय द कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन टू द ओपन लाइन। तो शुरुआत करते हैं हम पहले पैरा से। तो पहले पैरा से हमारा पहला सवाल निकल करके आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड राइट टू इरेक्ट बिल्डिंग ऑन देयर ओन लैंड बाय द रेलवे without having to obtain sanction of the municipal or cantonment authority in whose area the site is situated। यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो रेलवे को अपनी ही जमीन पर बिल्डिंग इरेक्ट करने के लिए कैंटोनमेंट या म्यूनिसिपल की अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। पर इसके लिए ये चीजें, इन चीजों का प्रावधान हमारे मैनुअल में जो दिया हुआ है उसमें रूल्स बनाए गए हैं। तो इन तीनों में से किस रूल के आधार पर ये हमें अधिकार मिलता है रेलवे को कि वो अपनी जमीन पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के पहले म्यूनिसिपल या कैंटोनमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी आवश्यक नहीं है। सर, ऑल ऑफ द अबव बेटा सर। ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है। इसमें सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 ये भी जरूरत है। गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्ट नंबर 4 ऑफ द 1899 इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और सेक्शन 291 ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2 इसकी ये भी लागू होता है। तो यहाँ पर हमें ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर देखने को मिल सकता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि इन अर्बन एरियाज which of the following must be consulted to erect building on their own land by the railway। अगर शहरी क्षेत्र में रेलवे अपने लैंड पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है तो हमें नीचे दिए गए अथॉरिटीज में से किससे संबंध या किससे कंसल्ट स्थापित करना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल, ये सामान्य था क्योंकि सवाल में ही ऑलरेडी पूछा गया है कि अर्बन एरियाज है, तो बड़ा आसानी से हम बता सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये चीज पूछी जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, द साइटिंग ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ ट्रैक विच पार्ट ऑफ द कर्व शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जब भी हम बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर ट्रैक के आसपास में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो खासतौर पर अगर कर्व ट्रैक है तो हमें आउटसाइड में अवॉइड करना चाहिए बनाने से, इन साइड बनाने से अवॉइड करना चाहिए, अलोंग द ट्रैक बनाने से अवॉइड करना चाहिए। इनसाइड। इनसाइड। हाँ, हमें इन साइड कंस्ट्रक्ट करने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे विजिबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी इन साइड में हमें बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने से बचना चाहिए। As far as possible, the siting of building or other structure should be at the boundary of the land in order to। जब भी हम किसी बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं अपनी लैंड में, तो हमारी कोशिश रहती है कि हमें रेलवे लैंड की बाउंड्री तक के लास्ट में जा करके अपनी पूरी बाउंड्री को, अपनी पूरी रेलवे लैंड को कवर करते हुए लास्ट में बनानी चाहिए। इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? बोथ ए और बी। अवॉइड इंक्रोचमेंट। ये दोनों रहेगा सर। दोनों रहेगा, वो रहेगा आंसर में भी। हाँ, तो बिल्डिंग ट्रैक रहे बैठने तो के फिर लिए बना और जो ट्रैक के लिए। हाँ जी हाँ, बोथ इसमें है भी। पहला उद्देश्य तो ये होता है कि हमें इंक्रोचमेंट से बचाना है, और दूसरा उद्देश्य होता है कि भविष्य में अगर हमें लाइन को बढ़ाना हो या फ्यूचर ट्रैक वहां पर डालना हो तो हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर होगा। मल्टी स्टोरीड क्वार्टर्स या बिल्डिंग्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ। जब भी मल्टी स्टोरी क्वार्टर का निर्माण करना होता है रेलवे को, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के को बेसिक बनाया जाता है, किसको कंसीडर करना पड़ता है? लैंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड नंबर रहेगा। नंबर। ए नंबर। हाँ, अलग। नहीं, लैंड कॉस्ट, लैंड स्कार्सिटी, ए नंबर होना चाहिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है लैंड कॉस्ट और लैंड स्कार्सिटी को ध्यान में रखते हुए, वहां पर लैंड की कमी होती है वहां पर या लैंड कॉस्ट वहां पर बहुत ज्यादा है, इन बातों को ध्यान में रख करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। बाकी सामान्यतः हम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को ही बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट बंगलो। जब भी किसी इंडिपेंडेंट बंगलो का निर्माण करना होता है तो हमें किसके अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं।
Approval of the general manager. A number, sir. Approval from the general manager. बिल्कुल सही है। हाँ अप्रूवल ऑफ द ये जनरल रहेगा। मैनेजर, जनरल मैनेजर के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 7, इन एरियाज वेयर bylaws have been notified by the local authorities for the construction of multi-storied building, what is the recommended practice for the railway building? जिन एरियाज में लोकल अथॉरिटी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई बायलॉज बना रखे हैं, तो वहां पर रेलवे के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिस रिकमेंड की जाती है? आंसर बी रहेगा सर, रेलवे बिल्डिंग शुड फॉलो लोकल बिल्डिंग बायलॉज एज गुड रिकमेंडेड प्रैक्टिस। बिल्डिंग जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर है कि हमें बॉन्ड तो नहीं किया गया है, पर रेलवे ऐसा मानती है कि अगर हम लोकल बायलॉज को फॉलो करते हैं तो उससे बेहतरी हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो सके हमें गुड रिकमेंडेड प्रैक्टिस के तौर पर हमें लोकल बायलॉज को फॉलो करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, where the provision exists in such bylaws for the firefighting arrangement for the construction of multi-storied building, the provisions indicated in which manual code may be followed? यानी कि अगर बाई लॉज में अगर दे दिया गया है, जो लोकल बाई लॉज है कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको बनानी है तो आपको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो भारतीय रेलवे को क्या उसी रूल को फॉलो करना चाहिए या किसी अन्य रूल, अन्य जगह पर भी वर्णन किया हुआ है कि हमें उस रूल को फॉलो किया जाना चाहिए? National Building Code. बिल्कुल सही जवाब है, सही है। नेशनल नेशनल बिल्डिंग बिल्डिंग कोड सर। कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के में दिए गए प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, इन एरियाज वेयर बायलॉज हैज नॉट बीन नोटिफाइड बाय द लोकल अथॉरिटीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द प्रोविजन इंडिकेटेड इन विच कोड में बी फॉलोड। अगर मान लिया जाए कि लोकल अथॉरिटीज ने कोई बायलॉज नहीं बना रखे हैं तो हमें बिल्डिंग बनानी है, तो हमें उस समय किसके प्रोविजंस को फॉलो कर सकते हैं? नेशनल बिल्डिंग कोड। फॉलो करना। हाँ, नेशनल बिल्डिंग। हमें तो हमें नेशनल बिल्डिंग कोड को ही फॉलो करना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, when a large number of type 1 and type 2 single storied quarter are to be constructed, these should be built at least in how many unit blocks? यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि वर्तमान में टाइप 1 क्वार्टर का निर्माण रोक दिया गया है, यानी कि अब नहीं किया जाता है। मैनुअल में प्रोविजंस दिए हुए हैं, इसलिए आपको प्रश्न के तौर पर है, पर वर्तमान में टाइप 1 क्वार्टर के प्रोविजंस नहीं है। तो इसलिए टाइप 2 क्वार्टर्स अगर सिंगल स्टोरेज क्वार्टर का निर्माण करना है तो हमें कम से कम बनाते समय में कितने यूनिट ब्लॉक्स में हमें बनाना चाहिए? 2 यूनिट में सर। 2 यूनिट सर। सही है सर। बिल्कुल 2 यूनिट। सही जवाब है, इसे 2 यूनिट में बनाए जाने चाहिए। टू प्रोवाइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल लिविंग इनसाइड द बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड? जब भी हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो रहने वाले के लिए फिजिकल कंफर्ट मिलना चाहिए, साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलना चाहिए बिल्डिंग के अंदर में। तो जो नीचे दिए गए ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा उपयोगी है? ऑल ऑफ द सही है यस, सर। नेचुरल लाइट एंड टेम्परेचर भी जरूरी है, प्रिवेलिंग विंड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जरूरी है, और सराउंडिंग व्यूज एंड फीचर्स भी आवश्यक है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव इन सबको कंसीडर किया जाता है। SP 41 SNT 1987, how many types of climatic condition are mainly found in India? 4. 4 सर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही सुंदर। ये 4 क्लाइमेटिक कंडीशन भारत में पाए जाते हैं। SP 41 SNT 1987, विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड इन इंडिया? इनमें से आप देख के बताइए, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड और कोल्ड, इनमें से कौन हो सकता है? सभी हाँ सही है सर। जी हाँ, इसमें ये सभी हैं, इन सबको मिलाकर के 4 की लिस्ट बन जाएगी और वो चारों क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड रेंजेस इज जनरली एसोसिएटेड विद हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन? जब हमने जो डिफरेंट टाइप के अभी जो बात किए थे क्लाइमेटिक कंडीशन का,
अगर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन जो पाया जाता है वह बेसिकली किस डिग्री में के बीच में पाया जाता है? 0 से 15। 15 से 30 डिग्री से। जी बिल्कुल सही है, 15 से 30 डिग्री। 15 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड रेंज में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है। Which of the following statement is not true about the hot and dry climatic condition? अब आपको इसमें से चुनना है कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के संबंध में कुछ जानकारियां दी गई है, इनमें से कौन सा उसके संबंध में बिल्कुल ही सही नहीं है। जैसे पहला दिया हुआ है, मैक्सिमम डे टाइम समर टेम्परेचर कैन गो एज हाई एज 45 डिग्री, यानी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में 45 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी एज लो एज 20%, 20% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी चला जाता है। मेजर एरियाज फॉलिंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स आर फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, ऐसे जो भी एरियाज होते हैं वो लगभग कोस्टल एरिया से दूर होते हैं। और ऑप्शन 4 है हमारे पास कि दीज एरिया एक्सपीरियंसेस वेरी हैवी रेनफॉल। यही ऑप्शन रहेगा सर, यही गलत These है। areas experience very heavy rainfall. बिल्कुल, ये बिल्कुल ही ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ मैच नहीं करता है। प्रश्न संख्या 16, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन वाई बिल्डिंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स शुड बी ओरिएंटेड फ्रॉम अ सोलर पॉइंट ऑफ व्यू? अब हमारा जो प्राइमरी रीजन है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में जब बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो ओरिएंटेशन के लिए सोलर पॉइंट ऑफ व्यू को खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। उसके रीजंस दिए हुए हैं कि टू मैक्सिमाइज सोलर रेडिएशन इन विंटर एंड मिनिमाइज इट इन समर, टू मिनिमाइज सोलर रेडिएशन इन विंटर Sir, एंड मैक्सिमाइज इट इज इन समर, टू मेंटेन अ कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और टू रिड्यूस द नीड फॉर द आर्टिफिशियल हीटिंग एंड कूलिंग। ये रहेगा सर, ये sir, आंसर टू first होगा सही मैक्सिमाइज सोलर रेडिएशन इन विंटर एंड मिनिमाइज इन समर। टू मैक्सिमाइज सोलर रेडिएशन इन विंटर एंड मिनिमाइज इन समर। प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरियाज फॉलिंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन में नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरला। केरला। Kerala, sir. केरला बिल्कुल केरला, सही, बिल्कुल सही जवाब है केरला, बिल्कुल उचित जवाब मिला। प्रश्न संख्या 18, इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स द लॉन्गर वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग शुड फेस, यानी कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में जहां पर बिल्डिंग बनाई जाती है उसके जो लंबे वाली दीवार होती है वो किस तरफ होनी चाहिए? नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट और साउथ एंड वेस्ट? नॉर्थ South एंड and west. South and west, sir. नहीं नॉर्थ सर, एंड साउथ नॉर्थ एंड साउथ। इसका नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। इसका सही जवाब है नॉर्थ एंड साउथ। हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स होगा तो वहां पर जो उसके लॉन्गर बाल्स होंगे वो नॉर्थ एंड साउथ को होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स नॉन हैबिटेट रूम्स कैन बी लोकेटेड ऑन द आउटर फेस ऑफ ए बिल्डिंग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है तो जो नॉन हैबिटेड रूम्स हैं उनको आउटर फेस की तरफ, बिल्डिंग के बाहरी तरफ उसको करके रखना चाहिए। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन देख के जवाब दें। प्रोवाइडेड ए थर्मल बैरियर। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम्म। एक थर्मल बैरियर वो प्रोवाइड करता है। प्रश्न संख्या 20, इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स द किचन शुड प्रेफरेबली बी लोकेटेड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ ए बिल्डिंग। हॉट और क्लाइमेटिक जोन्स में जो किचन्स होते हैं उसको प्रेफर किया जाता है कि लीवार्ड साइड ऑफ द बिल्डिंग्स में उसको रखा जाए। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, देख करके बताएं कि क्या कारण हो सकता है। ये आंसर रहेगा सर, टू अवॉइड सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर एंड स्मेल फ्रॉम द किचन। बिल्कुल सही जवाब है कि अवॉइड सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर एंड स्मेल फ्रॉम द किचन। प्रश्न संख्या 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड डिजाइन प्रैक्टिस फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स?
मतलब बताया जा रहा है कि अगर इस प्रकार का ओरिएंटेशन या लोकेशन दिया जाए तो हॉट एंड क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से सही नहीं होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओरिएंटिंग द लॉन्गर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग नॉर्थ साउथ, लोकेटिंग नॉन हैबिटेड रूम ऑन द आउटर फेस ऑफ द बिल्डिंग, locating the kitchen on the leeward side of the building, or using large windows and glass doors. डी आंसर रहेगा सर, यूजिंग लार्ज ये विंडोज एंड आंसर ग्लास। रहेगा सर इसका, बिल्कुल। यूजिंग लार्ज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स में हमें बड़े विंडो और बड़े ग्लास डोर्स को हमको ये अच्छा डिजाइन नहीं माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 22, what is the recommended percentage of the windows area in relation to the floor area for a building in hot and dry climatic zone? यानी कि हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक जोन है तो वहां पर जो आपको रेफरेंस रखना है यानी कि विंडोज एरिया का, वो फ्लोर एरिया का कितना परसेंट होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन बताएं। 10 से 15% सर। 15 से 20%। 15 से 20%, सी। 15 से 20 सर, सी। जी हाँ, 15 से 20% ये उपयुक्त जवाब है। प्रश्न संख्या 23, वाई शुड लार्ज ओपनिंग विद हैवी शटर्स be provided on the northern and western face of the building in hot and dry climatic zone? यानी कि अगर हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स की भी तो सारे सवाल चल रहे हैं, उसमें ये पूछा जा रहा है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न फेसेस बिल्डिंग की तरफ में दो लार्ज ओपनिंग और उसके साथ में हैवी शटर्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शंस हैं, बताएं। To allow diffusion indirect light from north, सी आंसर। बिल्कुल सी सही आंसर, सही। जवाब है हम्म। कि टू अलाउ डिफ्यूज्ड एंड इनडायरेक्ट लाइट फ्रॉम द नॉर्थ। Which direction does the breeze typically come from in hot and dry climatic zone? Justify the placement of the opening on the west side. वेस्ट रहेगा सर, वेस्ट। हाँ, यहाँ क्वेश्चन West। में थोड़ा सा सवाल के साथ जवाब आ गया है, तो इसका जवाब यही इतना ही रहता कि विच डायरेक्शन डज द ब्रीज टिपिकली कम फ्रॉम इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन, तो इसका जवाब होगा वेस्ट। वेस्ट। What architectural features can be used as radiation barriers on the west side of a building in hot and climatic zone? कैनोपीज। चारों रहेगा सर, कैनोपी, छज्जा, लॉन्ग बरंडा, ऑल ऑफ एनी ऑफ द अबव। यस, इसमें हाँ। से किसी का भी प्रोविजन किया जा सकता है। Where should ventilators be placed to ensure effective cross ventilation and thermal buffers in hot and dry climatic zone? क्लोज टू बॉटम ऑफ द स्लैब, सी आंसर। सी सर। बिल्कुल सही जवाब है, क्लोज टू द बॉटम ऑफ द स्लैब्स। What type of walls are preferred in hot and dry climatic zone to act as an insulating barrier? थिक वॉल सर, wall। आंसर बी सर। थिक वाल। बिल्कुल सही है, थिक वॉल। Why are walls with light and shining paints on the outer surface preferred in hot and dry climatic zone? आंसर सी रहेगा सर, दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट एंड हैव गुड रिफ्लेक्टिव क्वालिटी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वे हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। नहीं करते हैं, ठीक है, और अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। What kind of surface is recommended for the walls in hot and dry climatic zone? North and north, स्मूथ एंड नॉन डस्ट। हाँ, ये जवाब ज्यादा सुटेबल है कि स्मूथ होना चाहिए। सरफेस की बात की जा रही है तो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, और इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि वो डस्ट कैचिंग होगी। डस्ट कैचिंग होगा तो फिर हीट वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा।
Which of the following is the best option that can be used for creating insulated walls in hot and dry condition? कैविटी वॉल सर, बी। Cavity wall. बिल्कुल सही जवाब है कैविटी वॉल। What can hollow bricks available in the market be used in hot and dry climatic zones? Select best suitable option। जहां पर hollow bricks यूज करना है। सी सर, मेकिंग हॉलो इंसुलेटेड वॉल्स। नंबर Hacking hollow सर, इसका सी आंसर होगा C, सर। wall. C, बिल्कुल sir. ये इंसुलेटेड वाल। खुद अपने आप को बता रहा था कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। What is the recommended slope direction for roofs in hot and dry climatic zone? Leeward direction. विंडवार्ड की तरफ सर। बिल्कुल सही जवाब है विंडवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। Which of the following can be used to improve the thermal performance of a building in a hot and dry climatic? फॉल सीलिंग। False. बिल्कुल सही जवाब है फॉल्स सीलिंग। What material can be used for terracing on a flat roof in hot and dry climatic zone? C वाला होगा C. Mud, सी सर, mud सी। pushkar, lime वाला concrete. होगा, उसका लाइम कंक्रीट। बिल्कुल मड फुस्का लाइम कंक्रीट फोम्ड कंक्रीट और बर्न्ट क्ले ब्लॉक पेविंग ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 हाउ कैन द रूफ टॉप सरफेस बी मेड रिफ्लेक्टिव टू रिड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट? ये होगा प्रोवाइडिंग वाइट वॉशिंग एंड Providing बिल्कुल सी जवाब इसका सही है कि प्रोवाइडिंग व्हाइट वॉशिंग और एनी रिफ्लेक्टिव पेंट in hot and dry climatic zones which type of vegetation is recommended to be planted near external walls to provide shade without straining foundation and basements? लार्ज स्टडी ट्रीज। लार्ज बिल्कुल सही जवाब है लार्ज शैडी ट्रीज। Question number 37 in hot and dry climatic zones what special needs should be considered for the building design? आंसर बी सर, आउटडोर स्लीपिंग एरिया फॉर समर नाइट्स। समर नाइट्स। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि आउटडोर स्लीपिंग एरिया फॉर द समर नाइट्स। What can be used during the summer months in hot and dry climatic zones to provide cooling in the building? आंसर बी, डेजर्ट कूलर एंड फैंस। Desert cooler. बिल्कुल सही जवाब डेजर्ट कूलर्स एंड फैंस। Why is it important to plan proper space for the coolers in building in hot and dry climatic zones? आंसर सी सर, टू सी प्रोवाइड सर, कूलिंग ए नंबर ड्यूरिंग द सर। समर मंथ। Provide cooling during the summer. बिल्कुल सही जवाब है कि टू प्रोवाइड कूलिंग ड्यूरिंग द समर मंथ्स। समर। कूलर का जगह दिया ही किस लिए जाएगा इसी काम के लिए दिया जाएगा। What is the सर, different characteristics of the hot and humid climatic zone? सवाल चेंज हो गया है आपका जोन चेंज हो रहा है अब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में आप चले गए हैं। सी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए सर, सी डी। इसमें ऑल ऑफ द अबव सर होगा सर। इसके सभी जवाब सही हैं चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स के जिसमें पहला है कि द क्लाइमेट इज हॉट एंड एयर कंटेन्स मॉइस्चर सन ग्लेयर इज मोर एंड अनडिजायरेबल होता है यहाँ पर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है वो 40% तक चला जाता है यानी 40% से ज्यादा हो जाता है और टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है जबकि हम जो पिछले वाले में हॉट एंड ड्राई में पढ़ रहे थे तो वो जा रहा था 45 डिग्री से ऊपर चला जा रहा था और ह्यूमिडिटी जो था वो 20% तक चला गया था। मोस्टली इंटीरियर पेनिनसुलर रीजन फॉल अंडर दिस कैटेगरी किस कैटेगरी में पेनिनसुलर रीजन आता है? आंसर बी रहेगा सर। Hot and humid.
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में ही एरिया में ये आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन? कौन सा इनमें से हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर सी सर, डेजर्ट कूलर्स आर नॉट सुटेबल। यहां पूछ रहा है कि ट्रू नहीं है। बी होगा सर। बी अच्छा सर, हाँ, जेट कूलर्स आर बी सुटेबल बी। सर। हाँ बी। यहाँ पर समझने में गलती है कुछ। हाँ, सवाल में नॉट पूछा गया था तो डेजर्ट कूलर्स आर सुटेबल, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉर्मली फाउंड इन द कोस्टल एरियाज? वार्म एंड ह्यूमन वार्म। क्लाइमेट। सही है। नंबर वार्म एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट। एरियाज में वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन? 35 डिग्री, थर्टी 35 डिग्री सर। सेवन। 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 37। 32 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग समर रेंजेज इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन? ह्यूमिडिटी का रेंज क्या रहता है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में? 80 से 90 तक रहता है। 70 से 90। 70 से 90, 70 से। 70 से 90% के बीच में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन? अब जरा पहचानिए इसमें से कि कौन सा ह्यूमिड क्लाइमेटिक, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में आपको आता है। ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द एबव सर, इसमें होगा सर। बड़ा जल्दी आप लोगों ने बता दिया, वैसे सही जवाब है। एरिया ना सुने। इसलिए सर। सब लोग को आपने सब में क्वेश्चन लगा दिए ना। हाँ। 47, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन शुड प्रेफरली बी? ह्यूमिड क्लाइमेटिक, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, जैसा हमने पिछले सवाल में भी बात किया था। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन सर। हाँ, यहाँ पर होगा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फॉर द हैबिटेबल रूम्स के लिए। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ विंडोज एरिया बी केप्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन? वही 15 से 20 15 से परसेंट 20% है सर इसमें। 15 से 20%। 20%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। द सिल हाइट of the window should be at low level between? 0.5 से 0.6 सर। आंसर से सी, 0.5 से 0.7 मीटर। 0.5 से लेकर के 0.7 मीटर के बीच में हो। In warm and humid climatic zone, what type of material is preferred for constructing walls? आंसर बी सर, लो थर्मल कैपेसिटी मटेरियल। वो थर्मल कैपेसिटी। बिल्कुल सही जवाब है, लो थर्मल कैपेसिटी मटेरियल। Why are walls in warm and humid climatic zones generally made thinner? वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स में जो वॉल्स होते हैं वो थिनर क्यों बनाए जाते हैं? सर बिकॉज टेम्परेचर आर नॉट वेरी हाई सर। बिल्कुल हम्म, सही है, क्योंकि यहाँ पर सही। टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द प्रेफर्ड हाइट ऑफ द कंपाउंड वॉल ऑन द विंडवार्ड साइट इन द वार्म एंड हाई ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स? लो। लो बिल्कुल, लो। यहाँ पर लो रखा जाता है। What type of walls are preferably for privacy in warm and humid climatic zone? बेयर फेंसिंग सर। बिल्कुल सही जवाब है, बेयर फेंसिंग इसका जवाब होगा।
What is the advantage of using RCC jellies in warm and humid climatic zones? They allow Answer a C. provided privacy. बिल्कुल सही C. जवाब बताया उन्होंने कि they allow air passage and provide privacy. Why is a proper slope essential for roofs in warm and humid climatic zones? Sir, D number, sir. To faculty. To Effective facilitate the effective removal of the rainwater. बिल्कुल सही जवाब है. Question number 56. How can the top surface of the roof be made more effective in warm and humid climatic zones? C. Why C number, sir. provided C, sir. By providing whitewashing or reflective paints or tiles. Tiles. Which type of roof material is recommended for roofs in warm and humid climatic zones? Reflective materials with low thermal conductivity. Which vegetation is recommended from a warm and humid climatic zone when wind barriers are not needed? Answer D, sir. All of the above. बिल्कुल All सही. of the above. All of the above. Which vegetation is recommended from a warm and humid climatic zone where wind barriers are not needed? Repeat हो गया sir. all of the above. हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. Which geographical regions are associated with cold climates? Mountain. ये रहेगा sir. C number, Mountains, sir. then some plateaus. Mountain regions and plateaus 800 to 1200 meters above sea level. Which of the following best defines a cold climatic zone? A number, sir. Answer A, sir. बिल्कुल सही जवाब है. The snowfall and rainfall are heavy with the mean daily temperature 6 degree or less. Which of the following condition defines a cold climatic zone? Answer B, sir. Minimum temperature may fall up to -4 degrees or even less. Mountainous region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal and northeastern states and other hilly and mountainous region of the country falls under this category. वो बताना है आपको. Cold climate zone. All climatic zones. बिल्कुल cold climatic zone. Main requirement of cold climatic zone is climatic region is Both of the above. Both of the above, sir. yes, both of the above. Heating during winter months and protection from the chilling winds. Orientation of building of cold climatic region is preferably. So north and south directions. बिल्कुल सही है. North and south direction. Glazing windows up to floor area may be provided. 40%. 25%. 25%. The insulation of wall in cold zone should be protected against the risks of condensation by providing. B. Sir, C, sir. Both of the above. Yes. बिल्कुल सही जवाब है. A sufficient vapor barriers like 2 coats of bitumen or polythene sheet 300 to 600 gauge or aluminum foil on one side. ये दोनों ही सही है. In cold climatic zone, what is the preferable material for the roofs to ensure effective weather protection and insulation? C, I guess. Sir, Right. C number, sir. Asbestos cements or GI sheet backed by the formation of the wood. Wood. What is the characteristics of the cold climatic zone? Bravo. Outdoors sleeping are not required, sir. Outdoor sleeping areas is not required.
The water supply system of a staff colony should be designed on the basis of at least 200 liters per two person. allowance being made for the gardens. क्या होगा? 200 this liters per person per day, which includes 45 liters for the flushing requirement. Sir. बहुत famous question है. For multi-storied buildings, necessary static tanks may be provided for in accordance with the regulation laid down. firefighting No arrangement. Firefighting arrangements. बिल्कुल सही है, firefighting. Groups of latrine or urinals should not be located within how much meter from the living quarters while designing water supply system of a staff colony? 15 15 meters. जी हाँ, 15 मीटर. Groups of latrines or urinals should be located within how much meter of any cook house or food stall while designing water supply system of the should not be located. कितनी दूर होना चाहिए, कितनी दूर तक नहीं होना चाहिए, सॉरी, 45 meters, sir. 30 meters, 30. 30 मीटर. Hmm. Group of latrines or urinals should not be located within any well supplied drinking water while designing water supply system. There is 45 meters. 45. हाँ, ये 45 मीटर का है. इस सवाल में पूछा गया है कि आपको स्टाफ कॉलोनीज लोकेटेड विद इन while designing water supply, group of latrine or urinals should not be located within while designing water supply system of the Staff colony. Sir, ये away from public building away adjoining. from the public building adjoining railway college. Shady trees should be provided while designing water supply system of a staff college. All of them raised. जी हाँ, इसमें all of the above इसका right answer है. Under what circumstances should vendors stall or shop be constructed in railway colonies and who is responsible for approving such constructions? ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए इसको. Sir, B number, sir. बिल्कुल सही जवाब है. Vendors stall and shops should be constructed in railway colonies only if shopping facilities are available within a reasonable distance and general manager personal approval is required for such constructions. What is the primary aim of good natural lighting in buildings? Sir, sun का sir होता है to create it pleasing To promote work and activity. How can noise pollution be minimized in building design? keep window. Keep windows and door away from the noise sources. What is the purpose of passive solar design in building? To reduce the need for mechanical cooling system.